नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जनरल साइंस में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो हमारा था अयस्क से धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, शुद्ध धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, या धातु कर्म, या हम उसको कहें मेटलर्जी। उसके अलावा हमने अधातु और उपधातु के बारे में भी कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा कार्बन और इसके अपर रूप। तो इसमें हम अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। अपर रूप होता क्या है, एलोट्रॉपी होती क्या है, अपर रूपता किसे कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कार्बन के कुछ विभिन्न अपर रूपों के बारे में, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। इनके कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स का हम एग्जाम पर्पज से जो हमारे पॉइंट्स हैं जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो है अपर रूप और अपर रूपता एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, अपर रूप और अपर रूपता। अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स। अपर रूप को इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप्स होते क्या है, अपर और रूप। अगर इसको अलग अलग करके हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो किसी एक चीज का ही दूसरी फॉर्म है, कोई एक मेन कंपोजिशन है, उसी की दूसरी फॉर्म है, उसी का ही जो दूसरा रूप है वो है आपका अपर रूप। देखिए, वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। देखिए, केमिकल कंपोजिशन सेम होगा लेकिन उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बदल जाएंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग हो जाएंगी, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है। और ये जो प्रवृत्ति है एलोट्रॉप्स बनाने की, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है एलोट्रॉप्स बनाने की, अपर रूप बनाने की, दैट इज नोन एज अपर रूपता। अपर रूपता या इसको कहते हैं एलोट्रॉपी। क्या कहते हैं इसको, एलोट्रॉपी, या इसको कह सकते हैं हम एलोट्रोपिज्म। दोनों ही टर्म इसके लिए यूज में ली जाती हैं। इसको हम एलोट्रॉपी भी कह सकते हैं और एलोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, अपर रूपता। ठीक है। तो अपर रूप क्या होते हैं, जिनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम हो, एक ही केमिकल कंपोजिशन के विभिन्न जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए जो रूप हैं वो कहलाते हैं आपके अपर रूप। और ये अपर रूप बनाने की, अपर रूप रखने की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो कहलाती है आपकी अपर रूपता। ठीक है। अब हम मेन पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम इस पॉइंट पर आते हैं कि ये जो कार्बन है हमारा जो कार्बन जो अधातु है, नॉन मेटल है, ये हमारा कार्बन अपर रूप क्यों बनाता है। ठीक है। और दूसरे कार्बन परमाणुओं से ये योग क्यों करता है, क्यों बंध बनाता है। तो कार्बन द्वारा जो है अधिक यौगिक बनाने के कारण क्या है, रीजंस क्या है जिनकी वजह से ये अपर रूप प्रदर्शित करता है, बहुत जल्दी ये बॉन्डिंग करता है, क्यों करता है, किस वजह से करता है। देखिए, एक सबसे पहला जो गुण है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, श्रृंखलन। कैटेनेशन या श्रृंखलन। श्रृंखलन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, यानी चेन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है उसको हम कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं श्रृंखलन या कैटेनेशन। एक मैं थोड़ा सा यहां से हटके आपको चीजें बताना चाहूंगी। कार्बन जो हमारा होता है, आप देखेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक, 6 होता है। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा आपका 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है। तो इसका भाइतम कोश हो गया 2। ठीक है। और 2s और 2p में कुल मिलाकर के 2s प्लस 2p में कुल मिलाकर के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एटम है वो अपने भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, या तो 2 या 8। क्यों, क्योंकि 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने पर उसकी क्या बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो ये प्रवृत्ति हर एक एटम रखेगा, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, अब ये इसकी स्थिति ऐसी है, 4 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है। अब ये दे तो भी 4 दे और ले तो भी 4 ले, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, किसी से भी उधार मांग सके। 4 अगर दे देता है तो इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके पास
केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक के अंदर बचेंगे। तो ऐसे में ये क्या करेगा, ये सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। कौन से बंध बनाने की? सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध को हम अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। सहसंयोजी बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनने वाले बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये अधिक यौगिक इसलिए भी बनाता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एकल, द्वि और त्रिबंध बनाने की इसमें कैपेसिटी होती है। तीनों प्रकार के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तीनों प्रकार के बंध बनाने की इसकी क्षमता होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है और इसकी संयोजकता यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 + -4 होती है इसकी वैलेंसी। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूं। तो अभी हमने इस पेज पर हमने देखा कि अपर रूप क्या होते हैं, ठीक है, यानी एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, अपर रूपता क्या होती है, और ये जो आपका कार्बन परमाणु है ये बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की प्रवृत्ति क्यों रखता है। तो अपर रूप क्या होते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि एक ही केमिकल कंपोजिशन वाली और विभिन्न फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाले जो रूप होते हैं वो कहलाते हैं एलोट्रॉप्स या अपर रूप। और ये अपर रूप बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ये कहलाती है अपर रूपता या एलोट्रोपी या एलोट्रोपिज्म। अब हम आज अध्ययन करने वाले हैं कार्बन के अपर रूपों का। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कार्बन जो है वो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा क्यों करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्यों उत्सुकता रहती है इसको बंध बनाने की। तो उसका कारण है कार्बन का छोटा कार्बन परमाणु का छोटा आकार और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अलावा इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं कैटनेशन या श्रृंखलन, यानी कि ये श्रृंखला वाले चेन वाले जो हैं वो अन्य कार्बन परमाणुओं से बॉन्डिंग करके श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और ये तीनों प्रकार के बंध बनाने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बन के विभिन्न अपर रूप। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हीरा यानी कि डायमंड। सबसे पहला कार्बन का जो अपर रूप है वो कौन सा होता है, कौन सा स्टडी करने वाले हैं हम? डायमंड। देखिए डायमंड, हीरा सब परिचित है इससे। किसकी खदान में मिलता है? कोयले की खदान में मिलता है। ठीक है, हीरा जो होता है, डायमंड जो हमारा होता है उसमें प्रत्येक कार्बन का जो प्रत्येक एटम होता है 4 अन्य कार्बन के साथ बंध बनाता है। देखिए यहाँ पे फोकस करिए, ये कार्बन की स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि प्रत्येक जो कार्बन का एटम है वो खुद के अलावा अन्य 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। खुद के अलावा 4 अन्य कार्बन के साथ बॉन्डिंग वो करता है। और इसमें जो संकरण होता है वो sp3 प्रकार का संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 प्रकार का संकरण होता है। sp3 संकरण क्या होता है? देखिए sp3 संकरण क्या होता है, जब एक s कक्षक, एक s ब्लॉक और 3 p ब्लॉक, ठीक है, एक s ब्लॉक और 3 p ब्लॉक मिल करके 3 p ब्लॉक मिल करके 4 नए ब्लॉक्स का निर्माण करें तो उसे हम कहते हैं sp3 संकरण। उसे हम क्या कहते हैं? sp3 संकरण। sp3 संकरण में कौन कौन से कक्ष भाग लेते हैं? आपका एक तो s ब्लॉक होगा और आपके 3 कौन से होंगे? p ब्लॉक होंगे। उसे हम कहते हैं sp3 संकरण। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इसका जो व्यू होता है वो 3 डायमेंशन होता है, 3D व्यू होता है इसका। त्रिविमीय इसकी संरचना होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय संरचना होती है इसकी। और ये जो इसकी त्रिविमीय संरचना होती है ना, ये त्रिविमीय जो इसका जाल होता है, इसी की वजह से हीरा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। हीरे की कठोरता का कारण क्या है? हीरे की कठोरता का कारण यही इसकी त्रिविमीय संरचना है। ये इसकी 3D जो स्ट्रक्चर है यही हीरे की कठोरता का कारण है। हीरा कठोर क्यों होता है? इस त्रिविमीय संरचना, इस त्रिविमीय जाल के कारण ही हीरा जो होता है वो कठोर होता है। नेक्स्ट है कि हीरा जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ये कुचालक क्यों होता है? देखिए कुचालक क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक जो कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो हमने पढ़ा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ
अन्य 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके रखता है। तो कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है, यानी किसी भी तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और हम जानते हैं कि सुचालकता के लिए, चालक होने के लिए, कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तो इसीलिए हीरा जो है वो विद्युत का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। रंगहीन होता है, ये कलरलेस होता है, चमकदार होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ये प्रदर्शित करता है। कलरलेस होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, काला हीरा, या इसको हम कहते हैं कार्बेनॉइड भी। क्या कहते हैं इसको, कार्बेनॉइड। काला हीरा, ब्लैक डायमंड या कार्बेनॉइड, या इसको कहते हैं बॉट। इस बॉट का यूज किया जाता है शीशे को काटने में। इस बोर्ड का यूज किया जाता है शीशे को काटने में। देखिए, शीशे को काटने में जो ओरिजिनल डायमंड होता है वो भी बहुत कारगर होता है, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल डायमंड जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम किया जाता है। इस काले हीरे का प्रयोग जो है वो शीशे को काटने में ज्यादा किया जाता है। तो आपको पूछा जाए काले हीरे का दूसरा नाम क्या है, इसको कार्बेनॉइड भी कहते हैं और इसको बोट नाम से भी ये प्रचलित है। क्या क्या नाम है इसके काले हीरे के, बोट और कार्बेनॉइड। तो ये हमने पढ़ा हीरे के बारे में। कार्बन का पहला अपर रूप हमने स्टडी किया, वो कौन सा था, हीरा था। कौन सा था, हीरा। हीरे का मतलब डायमंड। कार्बन, इसमें जो प्रत्येक जो कार्बन एटम है वो अन्य 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, और इसमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। sp3 संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, 1 s कक्षक और 3 p कक्षक इसमें भाग लेते हैं और 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये होता है आपका sp3 संकरण। फिर आते हैं कि इसकी जो त्रिविमीय संरचना होती है, त्रिविमीय जाल जो इसकी संरचना में प्रदर्शित होता है, इसी के कारण हीरा जो होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो हीरे की कठोरता का कारण क्या होता है, इसकी त्रिविमीय संरचना होती है। हीरा जो होता है वो कुचालक होता है विद्युत का। क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बॉन्ड बना लेता है, इसलिए किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते। इसलिए हीरा जो होता है वो पूरी तरह से विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कलरलेस होता है और चमकदार होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करता है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करने वाला कार्बन का अपर रूप कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, हीरा। ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें देखा कि काला हीरा जो होता है, जिसको हम बोट कहते हैं या कार्बेनॉइड के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज जो है वो शीशा काटने में किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे, किससे रिलेटेड, कार्बन के पहला अपर रूप जो हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड, जो कि था हीरा। अगले हम कार्बन के अपर रूप पर आते हैं, जो कि है ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट से लगभग हम सभी परिचित हैं, क्योंकि पेंसिल का इस्तेमाल हम सबने किया है, बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं। पेंसिल की जो लीड होती है वो इस ग्रेफाइट की बनी हुई रहती है। ठीक है। तो इस ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए यहाँ डायग्राम के अंदर, इसमें प्रत्येक जो कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बन से बॉन्डिंग करता है। प्रत्येक कार्बन का जो एटम है वो अन्य 3 कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, बंध बनाता है, और इसमें sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। इसमें संकरण कैसा पाया जाता है, sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है, यानी 1 s कक्षक, ठीक है, और 2 p कक्षक मिलकर के 3 नए ऊर्जा कक्षों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हीरे में जो संकरण था, जो हाइब्रिडाइजेशन था, वो कौन से प्रकार का था, sp3, और ग्रेफाइट में जो है वो है sp2। इसकी जो संरचना होती है वो द्विविमीय होती है, 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है। कैसी होती है, द्विविमीय होती है, 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, कैसी होती है, 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है। हेक्सागोनल इसकी आकृति होती है, हेक्सागोन के शेप की इसकी आकृति होती है। देखिए षटकोणीय आकृति होती है इसकी। ठीक है। विद्युत की ये सुचालक होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं विद्युत के सुचालक, क्योंकि हीरे में तो क्या हो रहा था, चारों वैलेंसी जो थी वो सॉर्ट आउट हो रही थी, चारों वैलेंसी भरी जा रही थी। यहाँ पे 3 ही वैलेंसी इक्वलाइज हो रही है, यानी 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपलब्ध है, उसकी वजह से ये जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, पेंसिल की लीड मैंने आपको बोला कि किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसको काला सीसा भी कहा जाता है, और इसके अलावा कई जगह इंडस्ट्रीज में इसको स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट या स्नेहक, स्नेहक या लुब्रिकेंट क्या होता है, आप सब भली भांति परिचित है इस टर्म से। इसका मतलब होता है कि जो घर्षण को कम कर दे, किसी भी प्रकार की मशीनरी में जो घर्षण को कम कर दे उसको कहते हैं स्नेहक या लुब्रिकेंट। तो ये हो गया हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हम पढ़ रहे हैं हीरे का दूसरा अपर रूप।
ग्रेफाइट में जो है कार्बन, जो प्रत्येक कार्बन जो होता है वो 3 अन्य कार्बन से बॉन्डिंग करता है। संकरण इसमें किस प्रकार का होता है? sp2 प्रकार का होता है। ये द्विविमीय जाल बनाता है, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय इसकी आकृति होती है। विद्युत का ये सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वैलेंसी जो है वो खाली रहती है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके यूजेस हैं पेंसिल में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, और इसको काला शीशा भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में या मशीनरीज में इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने पढ़े कार्बन के 2 अपर रूप। नेक्स्ट तीसरा हम देखते हैं फुलरीन। तीसरा क्या है? फुलरीन। तीसरा और आखिरी जो कार्बन का अपर रूप आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा फुलरीन। देखिए ये फुलरीन क्या होता है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखिए, ये फुलरीन जो होता है वो कार्बन का सबसे मान लें कि बड़ा अपर रूप जो अवेलेबल है वो होता है। ये फुलरीन जो होता है वो 60 और 70 दो प्रकार में, दो का C60 और C70 दो प्रकार में उपलब्ध होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो C60 वाला स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, C60 वाला सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इस C60 के अंदर क्या होता है? कुल मिलाकर के 32 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 32 कार्बन की रिंग्स होती हैं। कितनी होती हैं? 32 कार्बन की रिंग्स होती है। और इन 32 रिंग्स में से 20 तो कैसी होती हैं? 5 कार्बन युक्त होती हैं, और 12 जो होती हैं वो 6 कार्बन युक्त होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें से 20 तो कैसी होती हैं? 5 कार्बन युक्त होती हैं, और ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है। 20 जो रिंग्स होती हैं 32 में से, वो तो होती हैं आपकी 5 कार्बन युक्त, और बाकी जितनी भी होती हैं वो होती हैं 6 कार्बन की रिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की रिंग है। फिर ये 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन की हो गई, ये भी 6 कार्बन की हो गई, ये भी 6 कार्बन की हो गई, लेकिन ये 5 कार्बन की हो गई। तो इस तरीके से ये 32 C वाला जो C60 फुलरीन है, इसके अंदर 20 5 कार्बन वाली रिंग्स होती हैं, और बाकी की 10 जो होती हैं वो 6 कार्बन वाली रिंग्स होती हैं। इसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल जैसी संरचना इसकी होती है, और इसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बन के कौन से अपर रूप को बकी बॉल के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कार्बन एटम के बीच में ये बॉन्ड भी शो किया है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध बन रहा है। तो ये था फुलरीन। कार्बन के तीनों अपर रूप को हमने स्टडी कर लिया है। पहला हमने पढ़ा हीरा, दूसरा हमने पढ़ा ग्रेफाइट, और तीसरा हमने पढ़ा फुलरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन से रिलेटेड एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन व कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने या फिर 10th लेवल तक तो सबने ये पढ़ा होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन हम सबने स्टडी किया है। वो एल्केन एल्कीन एल्काइन वही हाइड्रोकार्बन्स जिनको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं अणुभार बढ़ने के साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में आपको स्ट्रक्चर इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअल में होते क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन के योग से या उनके संयोग से बने हुए यौगिक कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो आया आपका समावयवता या आइसोमेरिज्म। किसको कहते हैं? समावयवता या आइसोमेरिज्म। देखिए वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना और गुण जो संरचना अलग अलग होती है और संरचना बदलने से उनके गुण भी बदल जाते हैं, उनको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, जैसे ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, यानी इसमें 4 एटम है कार्बन के और 10 एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, और ये ब्यूटेन क्या एक टाइप का एल्केन है। क्या है? एल्केन है। ठीक है, तो और एल्केन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, और एल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आप याद रखिएगा। तो ये एक टाइप का क्या है? एल्केन है।
तो इसके जो है संरचनात्मक समअवयवी होते हैं दो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन के। देखिए ये फॉर्मूला सेम है इसमें भी और इसमें भी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है और वही 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी वही 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। क्या फर्क है इसमें और इसमें? संरचना का फर्क है। देखिए यहाँ पे एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड अलग से इस टाइप से बना हुआ है और इस तरह से ये CH3 इस साइड में जुड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया, संरचना का डिफरेंस हो गया, इसीलिए इनको कहते हैं संरचनात्मक समअवयवी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इनको कहते हैं। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से ये होगा कि इनका अणुसूत्र समान होने के बावजूद, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो समान होने के बावजूद भी इनके जो गुण हैं, इनके जो गुण हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। गुण क्या हो जाएंगे? इनके अलग अलग हो जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म एक गुण है, आइसोमर्स जो प्रदर्शित करते हैं समअवयवता को वो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब है सजातीय समूह क्या होते हैं। देखिए सजातीय समूह का मतलब जो एक ही जाति को बिलोंग करते हो, जो एक ही जाति समूह से संबंधित हो, उनको कहते हैं सजातीय समूह। देखिए यदि हाइड्रोकार्बन में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप या एक जैसे कार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, हमने पढ़े हैं, एल्कोहल है, कीटोन है, क्लोरो है, फ्लोरो है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने स्टडी किए हैं। ये क्या होते हैं? मेन जो आपका एल्केन, एल्कीन या एल्काइन होता है उसके आगे से एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को हटा करके एक फंक्शनल ग्रुप जब लग जाता है तो वो बनाता है ये वाले सजातीय समूह। तो देखिए यदि हाइड्रोकार्बन में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उन्हें आपस में सजातीय कहते हैं। उन्हें आपस में क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। जैसे आपके ये मैथनॉल है, ठीक है, ये मैथनॉल है, मैथनॉल जो है वो है आपका, ये दिख रहा मैथनॉल आपका, ये इसका फॉर्मूला है CH3OH। मैथनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH। और ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है या इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो देखिए इसमें भी फंक्शनल ग्रुप आपको OH दिख रहा है, OH का मतलब है अल्कोहल। क्या है OH का मतलब? अल्कोहल। इसमें भी OH दिख रहा है, ये आपका प्रोपेनॉल है, इसमें भी आपको अल्कोहल दिख रहा है, और ये आपका, ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ऑक्टेनॉल है, इसमें भी आपको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो सब में लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? OH 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 लगा हुआ है। तो ये सारे आपस में क्या हो गए? ये सारे सजातीय समूह हो गए, सब में एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, इसलिए आपस में सारे क्या हो गए? सजातीय समूह हो गए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपका मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों में ही OH ग्रुप समान है, इसलिए एक दूसरे ये जो है सजातीय समूह कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सजातीय समूह कहलाएंगे। तो ये था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के योग से बने हुए जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन बनने पे जो इनका अणुभार बढ़ जाता है उसके कारण इनका जो है गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। फिर हमने नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ा, जो स्टडी किया, वो था हमारा समअवयवता। समअवयवता का मतलब क्या होता है कि वो यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर यानी संरचना भिन्न भिन्न होती है, उनको कहते हैं समअवयवी। और इसको हमने ब्यूटेन के एग्जाम्पल से अच्छे से इसको समझा कि ब्यूटेन के ये दो संरचनात्मक समअवयवी होते हैं जिनका अणुसूत्र सेम है, फॉर्मूला वही रहेगा C4H10, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बदल गई और स्ट्रक्चर बदलने से इनके जो है प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा सजातीय समूह। सजातीय समूह का मतलब होता है कि जब हाइड्रोकार्बन में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हो तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? सजातीय समूह। और इसका हमने यहाँ पे मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझा। सभी के अंदर जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में लगा हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी डायग्राम के माध्यम से भी इसको हम समझेंगे। और ये होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सैचुरेटेड क्या होता है? जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड
पाया जाता है। यानी मोटे तौर पर हम कहें कि एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। ये आपके सामने मीथेन का स्ट्रक्चर है। मीथेन के अंदर देखिए आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चारों ही सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और चारों ही क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है कि हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, वो कहलाएंगे आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो होते हैं ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी जब ये बर्न होते हैं, जब ये जलते हैं तो किसी तरह की कालिक नहीं निकलती, किसी तरह का धुआं नहीं निकलता, ये उजली हुई ज्वाला के साथ जलते हैं। दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो या डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए जैसे ये एथीन का फॉर्मूला है ना, एल्कीन, एल्कीन्स इनमें मेनली हम ले सकते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर। ठीक है, इसमें सॉरी एल्कीन में जो है वो कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये एथीन का जो है आप स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में तो इसमें डबल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका अपूर्ण दहन होता है, पूरी तरह से दहन इनका नहीं होता है। तीसरी प्रकार के जो हम पढ़ेंगे वो है एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये काली धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये क्या करते हैं, काली धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका ये बेंजीन, जिसका अणुसूत्र होता है C6H6। ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन के प्रकार। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। सीधा सीधा मैं आपको कहूं तो आपको पहचान क्या रखनी है, संतृप्त यानी सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो आपका जो एरोमेटिक है वो उसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, संतृप्त की पहचान है कि केवल जिसमें एकल बंध पाया जाएगा। फिर उसके बाद असंतृप्त में एकल बंध भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। डिफरेंस ये कि ये काली धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनका पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, अपूर्ण दहन इनका होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे वो है आपका, एक तो है आपका मीथेनॉल और दूसरा है एथेनॉल। तो मीथेनॉल और एथेनॉल के फॉर्मूले अभी हमने देखे थे। मीथेनॉल और एथेनॉल के बारे में अभी हमने पढ़ा था जब हमने सजातीय समूह पढ़े थे। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH और इसका होता है C2H5OH। ठीक है, इसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल और इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। इनके दूसरे नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है, इसका तो है मिथाइल अल्कोहल और इसका है एथाइल अल्कोहल। ये इनके प्रचलित नाम है। ठीक है, अब हम पहले पढ़े मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल के बारे में। मिथेनॉल में ये जो मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल जनरली किस में पाया जाता है, जो स्पिरिट वगैरह जो होती है, जो घरों में यूज होती है जनरली, उस स्पिरिट वगैरह के अंदर ये मिथेनॉल जो होता है मेन कंटेंट होता है। ये मिथेनॉल अगर गलती से अगर किसी के द्वारा ले लिया जाए, पी लिया जाए, तो ये क्या करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर के मिथेनेल में चेंज हो जाएगा और ये मिथेनेल जो है वो लीवर को क्षति पहुंचाता है। लिवर को डैमेज करने का काम ये मिथेनेल करता है। ठीक है, ये जीव द्रव्य का कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, वहीं का वहीं ठप कर देना और दृश्य तंत्रिका को प्रभावित करता है। दृश्य तंत्रिका का मतलब है जो दृष्टि से संबंधित हमारा नर्वस सिस्टम होता है, दृष्टि यानी देखने से संबंधित जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसको ये डैमेज करता है। तो मिथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH,
इसका प्रचलित नाम है आपका मिथाइल अल्कोहल। ये क्या करता है, अगर गलती से किसी के द्वारा ले लिया जाए तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा ये मीथेनॉल में चेंज हो जाएगा और वो मीथेनॉल क्या करेगा, आपके लिवर को डैमेज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इथेनॉल या एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल इसको कहते हैं। फॉर्मूला इसका C2H5OH है। ठीक है, ये जो है पूरी तरह से ये पूर्ण अल्कोहल या अल्कोहल कहलाता है, जिसको आप साधारण भाषा में शराब कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, नशा उत्पन्न करता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए वो जो एक गलत तरीके से जो इस्तेमाल होता है शराब या अल्कोहल के रूप में, उसके अलावा इसका यूज कहाँ पे होता है, टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में और ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में और ईंधन के रूप में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कफ सिरप जो होती है वो जरूरत से ज्यादा, कई बार खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो बार बार रिपीटेडली हम उसको ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी टाइम के डिफरेंस से, तो हमें ऐसे ड्राउजीनेस सी फील होने लग जाती है, नशे जैसा फील होने लग जाता है, नींद सी आने लग जाती है। वो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्कोहल कंटेंट। ये जो एल्कोहल का कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है कफ सिरप के अंदर, इसी वजह से जो है वो ड्राउजीनेस फील होती है, नींद जैसा, नशे जैसा फील होने लग जाता है। इथेनॉल जो होता है उसके दहन पर यानी उसके जलने पर केवल और केवल CO2 का उत्सर्जन करता है, NO2 वह SO2 का उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए इसको शुद्ध ईंधन भी माना जाता है। इसलिए इसको शुद्ध ईंधन भी, ईंधन का शुद्ध रूप भी इसको माना जाता है। तो ये हमने स्टडी की है मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और इथेनॉल को आता है C2H5OH। मिथेनॉल को अगर गलती से किसी के द्वारा अगर इनटेक कर लिया जाए, ये स्प्रिट वगैरह में जनरली मिलता है, इनटेक अगर इसका कर लिया जाए तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही जाएगा तो मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा और वो मिथेनॉल क्या करेगा, लिवर को डैमेज करेगा। इसी तरह से जो इथेनॉल आपका होता है इसको प्योर अल्कोहल या अल्कोहल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये नशा उत्पन्न करता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में और ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज हमने स्टडी किया कार्बन और उसके अपर रूप के बारे में। अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूपता किसे कहते हैं, समावयवता क्या कहते हैं। इसके अलावा हमने जो पढ़ा कार्बन के 3 अपर रूपों का हमने अध्ययन किया, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इस हीरे, ग्रेफाइट और फुलरीन से संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, समावयवता क्या होती है, सजातीय समूह क्या होते हैं। फिर हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक को स्टडी किया। देन हमने 2 हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ फैक्ट्स स्टडी किए, मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको हमारा ये जो जनरल साइंस का पूरा कंटेंट है, ये मीमांसा क्लासेस की हमारी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरा टू द पॉइंट आपको अवेलेबल है। तो आप वहां से वीडियोस को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।